नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए समरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक समरी में दोनों ओहदों के लिए नामों का पैनल भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म तयशुदा तरीक़ाकार के तहत तकर्रियों का फैसला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अहम तैनाती पर इत्तेहादी जमातों के सरबराहों को आज एतमाद मिलेंगे। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पाक फौज के अहम तरीन ओहदे पर तैनाती प्रोसेस का आगाज। समरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई। वज़ीर-ए-आज़म 6 सीनियर तरीन जनरल्स में से एक का इंतखाब करेंगे। समरी में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद, लेफ्टिनेंट जनरल असर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का नाम शामिल है। ISPR ने भी समरी भेजे जाने की तस्दीक कर दी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में समरी मौसूल होने की तस्दीक करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह बाकी मराहिल भी जल्द तय पा जाएंगे। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अहम बैठक हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर खजाना इसहाक डार, मुआविन खुसूसी मलिक अहमद खान और सिक्योरिटी इदारे के सरबराह शरीक हुए। मुलाकात में पाक फौज में अहम तैनातियों से मुतालिक मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तैनातियों के हवाले से इत्तेहादियों को आज एतमाद में लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इत्तेहादी रहनुमाओं के एजाज में इशाया होगा। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अहम तैनातियों के हवाले से कल विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास तलब किया है, जिसमें बड़े फैसले का इम्कान है। आर्मी चीफ के ओहदे के लिए आज या कल नए नाम का ऐलान हो जाएगा। ये ओहदा किसको मिल सकता है और इस ओहदे के लिए जो नाम भेजे गए हैं वो तमाम लेफ्टिनेंट जनरल किस ओहदे पर काम कर रहे हैं, मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिपाह सालार कौन होगा? जनरल कमर जावेद बाजवा की रुखसती के बाद ये ओहदा किसके पास आएगा? ISPR के मुताबिक GHQ ने नए आर्मी चीफ की तैनाती की समरी वजारत दिफा को इरसाल कर दी है। समरी में 6 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम शामिल हैं। 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स कौन से ओहदे पर बराजमान हैं, तफसील जानते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर सबसे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल हैं। सितंबर 2018 में उन्हें 2 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी, लेकिन 2 माह बाद चार्ज संभाला, जिसके नतीजे में लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर 4 साला दौर 27 नवंबर को इस वक्त खत्म हो रहा है। वो एक बेहतरीन अफसर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर मंगला में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल प्रोग्राम के जरिए सर्विस में शामिल हुए और फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। वो उस वक्त से मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के करीबी साथी रहे हैं, जब से उन्होंने जनरल बाजवा के मातहत ब्रिगेडियर के तौर पर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज में फौजियों की कमान संभाली थी, जहां उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा कमांडर एक्स कोर थे। बादशाह उन्हें 2017 के अवाइल में DG मिलिट्री इंटेलिजेंस मुकर्रर किया गया और अगले साल अक्टूबर में ISI का सरबराह बना दिया गया। ताहम आला इंटेलिजेंस अफसर के तौर पर उनका इस ओहदे पर क़याम मुख्तसर मुद्दत के लिए रहा। 8 माह के अंदर उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का तकर्रुर कर दिया गया था। GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर मुंतकली से कबल उन्हें गुजरावाला कोर कमांडर के तौर पर तैनात किया गया था, जहां वो इस ओहदे पर 2 साल तक फाइज रहे थे। साबिक फौजी एहलकार कहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे के लिए मुंतखब होने के अहल हो सकते हैं, क्योंकि उनके रिटायरमेंट के दिन जनरल आसिम हाजिर सर्विस होंगे। सिपाह सलार के ओहदे के लिए उन्हें 2 दिन की तौसी या जनरल कमर जावेद बाजवा की 2 रोज कबल रिटायरमेंट करना होगी। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा एक ही बैच से ताल्लुक रखने वाले 4 उम्मीदवारों में सबसे सीनियर हैं। उनका ताल्लुक सिंध रेजिमेंट से है, जो कि मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का पेरेंट यूनिट है। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का फौज में बहुत मुतासिर कुन करियर रहा है और गुज़िश्ता 7 बरसों के दौरान उन्होंने अहम लीडरशिप ओहदों पर भी काम किया है। उनको जनरल रहील शरीफ के आखिरी 2 बरसों में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की हैसियत से तवज्जो मिलना शुरू हुई। अपनी इस हैसियत में वो GHQ में जनरल रहील शरीफ की कोर टीम का हिस्सा थे, जिसने शिमाली वजीरिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की और क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप में भी काम करते रहे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और अमेरिका पर मुश्तमिल इस ग्रुप ने ही बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में सालिसी का किरदार अदा किया था। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा सरताज अजीज की ज़ेरे क़यादत गिलगित बल्तिस्तान में इस्लाहात के लिए बनने वाली कमेटी का भी हिस्सा थे। लेफ्टिनेंट जनरल असर अब्बास मौजूदा उम्मीदवारों के माबैन भारत के उमूर पर सबसे ज्यादा तजुर्बेकार फर्द हैं। इस वक्त वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं
जिस का मतलब ये है कि वो GHQ में ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट्स की निगरानी करते हुए अमली तौर पर फौज को चलाते हैं। इससे कबल वो 10 कोर की कमान कर चुके हैं। जिस दौरान ये 10 कोर की कमान कर रहे थे, उसी दौरान भारत और पाकिस्तान की अफवाज में 2003 के लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी मुआहिदे के एहतराम का मुआहिदा हुआ था। उस मुआहिदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाना लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास की ही जिम्मेदारी थी। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास माजी में इन्फेंट्री स्कूल कोयटा के कमांडेंट रह चुके हैं। वो साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के पर्सनल स्टाफ अफसर भी थे, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने आला सतह पर होने वाली फैसला साजी को बहुत ही करीब से देखा है। वो मरी में तैनात 12 इन्फेंट्री डिवीजन की भी कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर हैं। मजबूत करियर के हामिल हैं। मुल्की मगरबी सरहद के माहिर हैं। उनके वालिद 1971 की जंग में शामिल थे। वो मिसिंग इन एक्शन अफसर हैं। नुमान महमूद ने अपने वालिद की यूनिट 22 बलोच की कमांड भी की। इस वक्त NDU के सदर हैं। पेशावर कोर की कमांड कर चुके हैं। जंग के माहिर ज्यादा वक्त जंगी इलाकों में अगली सरहदों पर गुजारा है। बतौर ब्रिगेडियर 11 कोर में ही चीफ ऑफ स्टाफ रहे। शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान मेजर जनरल की कमांड संभाली। अफगान सरहद पर बाड़ लगाने के मंसूबे की निगरानी भी की। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से है। जनरल कमर जावेद बाजवा के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं। ISI में सी काउंटर इंटेलिजेंस सेक्शन के डायरेक्टर थे। फिर ISI के सरबराह रहे। उसके बाद उनको कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया, जहां पर अफगान उमूर पर वसी नजर रखी। चंद माह कबल उन्हें बहावलपुर की कोर कमांडरशिप दे दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा के रिटायरमेंट के वक्त सीनियोरिटी में चौथे नंबर पर होंगे। काफी मेहनती और फौज में राय है काम को तकमील तक पहुँचा कर ही दम लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का ताल्लुक आर्टिलरी रेजिमेंट से है और इस वक्त वो गुजरावाला कोर की कमान कर रहे हैं। इससे कबल वो GHQ में एडजुटेंट जनरल थे। बतौर मेजर जनरल उन्होंने 2017-18 में 10 इन्फेंट्री डिवीजन की कमान की है, जो कि लाहौर में तैनात है। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेक्रेटेरिएट में DG स्टाफ ड्यूटीज भी रह चुके हैं, जिसके बाइस वो कमांड ओहदों और GHQ का खातिर खाह तजुर्बा रखते हैं। इससे कबल 2011 से 2013 तक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे हैं। अपने करियर के दौरान वो आज के फैसला साजों के बहुत करीब रहे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में हर जगह माफियाज बैठे हैं। इलेक्शन के बगैर सियासी इस्तेहकाम नामुमकिन है। सिर्फ ताकतवर हुकूमत ही अपनी पॉलिसीज पर अमल दरामद करा सकती है। इंसाफ के निज़ाम पर लोगों को इत्मीनान होगा तो मुल्क में सरमायाकारी की कोई कमी नहीं होगी। वो वीडियो लिंक के जरिए सेमिनार से खिताब कर रहे थे। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब रूल ऑफ लॉ हो तो हमें इन्वेस्टमेंट आएगी बाहर से। मेरी कंटेंशन ये है कि 10 बिलियन बैरून पाकिस्तानी है। अगर हम इनमें से 20 लाख को भी 15 लाख को भी अगर हम उनको इन्वेस्टमेंट के लिए ले आए पाकिस्तान में, तो वो हमें, मेरे ख्याल में वो इतना ज़्यादा पैसा ला सकते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है किसी से पैसे लेने के लिए। तो एक हमें स्टेबिलिटी चाहिए, एक गवर्नमेंट आए जो कि 5 साल के लिए आए और स्टेबल गवर्नमेंट हो। उसके बाद वो इन्फोर्स करे रूल ऑफ लॉ, जिसके अंदर बिजनेस की प्रोटेक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट। इसके लिए अगर आप स्पेशल कोर्ट्स भी बनाने पड़े, हमने उनसे बात कर ली थी कि अप्रैल के अंदर हमने रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया था डिस्काउंटेड रेट पे, जो हिंदुस्तान कर रहा था। और ये इतने खौफजदा होते हैं अमेरिकन से, ये रियलाइज नहीं करते कि इंडिया हमारे सामने, इंडिया ने स्टैंड लिया, उन्होंने पूरी जोर लगाया कि इंडिया रूस का तेल ना ले। आपके सामने है वो जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने कितनी अपने मुल्क के लिए वो खड़ा हुआ उनको। और मैं बिलीव करता हूं कि हम कन्विंस कर सकते थे अमेरिकन को, हम कन्विंस कर सकते थे कि हमें सस्ता तेल आने दो। अमीर और गरीब मुल्कों में फर्क ही एक है। अमीर मुल्कों के अंदर रूल ऑफ लॉ है, गरीब मुल्कों के अंदर अनफॉर्चुनेटली सारे जितने भी गरीब मुल्क हैं वो उनके अंदर ताकतवर के लिए एक कानून है और कमजोर के लिए दूसरा है। और ये वाहिद वजह है कि वो गरीब रह जाते हैं। PTI की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए हैं कि हेलीपैड सर्विसेज हाई कोर्ट को नहीं दे सकती। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीक इंसाफ के रावलपिंडी जलसे के लिए इस्लामाबाद से गुजरने और इमरान खान का हेलीकॉप्टर परेड ग्राउंड में उतारने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि हेलीपैड सर्विसेज हाई कोर्ट तो नहीं दे सकती। वकील PTI ने अदालत से इस्तदा की कि आप इंतजामिया को हिदायत दे दें कि वो कानून के मुताबिक हमारी दरख्वास्त पर फैसला करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि इन्होंने कानून के मुताबिक ही करना है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कानून के मुताबिक ना करें। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी।
लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तोशा खाना रेफरेंस में नाअहली फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर फुल बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में फुल बेंच समाअत करेगा। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस साजिद महमूद सेठी शामिल हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं, किसी को नाअहल करने का इसके पास इख्तियार नहीं है, लिहाजा अदालत इलेक्शन कमीशन की जानिब से तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली का फैसला कल अदम करार दे। सेनेटर शहजाद वसीम का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने पार्लियामेंट को बेतौकीर कर दिया है। अवाम इमरान खान को अपना कायद तस्लीम कर चुके हैं। पार्लियामेंट में कानून साजी नहीं हो रही। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान की अक्सरियत फैसला कर चुकी है कि उनका कायद, उनका लीडर, उनकी जमात तहरीक इंसाफ और कायद इमरान खान है। ये जो इशराफिया मुसल्लत हुई, इसने अपने अमल से साबित कर दिया कि इतने कलील अरसे में जिस बेलेटेंट तरीके से, जिस भौने तरीके से इस मुल्क के पार्लियामेंट का मजाक उड़ाया गया, कानून साजी का मजाक उड़ाया गया, बुलडोजिंग हुई और अपनी मर्जी के कानून को अपने रिलीफ के लिए पास कराया गया, इससे शर्मनाक मिसाल पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में नहीं मिलती। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की तैनाती का मामला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर के लिए हाजी गुलाम अली को नामजद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर का ओहदा गुज़श्ता कई माह से खाली है, जिस पर तकर्रुरी के सिलसिले में वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद हाजी गुलाम अली का नाम बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने गुलाम अली को इस ओहदे के लिए नामजद किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराची और हैदराबाद में 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन करवाने का ऐलान किया है। इससे कबल सिंध हाई कोर्ट ने भी 2 माह में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। कराची से लियाकत अली राना की ये रिपोर्ट देखिए। के तहफ़्फ़ुज़ात और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के एतराज़ात काम न आए। कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात होने की उम्मीद फिर जाग उठी। सिंध हाई कोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन ने भी 15 जनवरी 2023 को बल्दियाती इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर इजाज़ अनवर चौहान कहते हैं कि हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। तैयारियाँ मुकम्मल है और उन्होंने कमीशन ने डायरेक्शन पासान की है तमाम मुतालिका इदारों को, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब और IG सिंध हैं कि पुलिस फोर्स भी प्रोवाइड करें, साथ साथ पोलिंग स्टेशंस पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला होगा तो इंशाल्लाह हमारे पास अब मुनासिब टाइम है और इंशाल्लाह ताला हम इनको कवर कर लेंगे। बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 3 बार मुलतवी हुआ। 24 जुलाई को कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात होना थे। तूफानी बारिशों के बायस बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी किया गया। 28 अगस्त को बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद सिंध में सैलाब की बदतरीन सूरत हाल के बायस मुमकिन न हो सका और बल्दियाती इंतखाबात दूसरी बार मुलतवी हुए। सिंध हुकूमत ने जवाब बनाया कि बल्दियाती इंतखाबात सिक्योरिटी एहलकार दस्तयाब न होने के बायस नहीं कराए जा सकते, जिसके बायस 23 अक्टूबर को बल्दियाती इंतखाबात तीसरी बार मुलतवी किए गए। 8 नवंबर को सिंध काबीना ने बार बार बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा से बचने के लिए बल्दियाती एक्ट में तरमीम करके शिक 34 खत्म कर दी, जिसके बाद हुकूमत गैर मुय्यना मुद्दत तक बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की अहल हो गई और 11 नवंबर को मजीद 90 रोज की ताखीर कराने की मंजूरी दे गई। सिंध काबीना के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने फौरी बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिंध हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने 14 नवंबर को फैसले में करार दिया कि 2 माह में इलेक्शन कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने भी 15 जनवरी को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के ऐलान को बड़ी कामयाबी करार दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस आने वाले इलेक्शंस को जो है पूरे शहर कराची में जीतेगी, हैदराबाद में जीतेगी। MKM पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है कि हल्का बंदियां और वोटर लिस्टों की दुरुस्तगी के बगैर इंतखाबात कराना बेसूद होगा। बेख्तियार मेहर से बेहतर है कि पहले इस्लाहात की जाएं। जरूर हो रहा है, उसमें कानून साजी इन्वॉल्व है, उसमें पेचीदगियां हैं, मगर इतना डिले नहीं होना चाहिए। जब तक सही हल्का बंदियां नहीं होंगी, हम समझते हैं इलेक्शन का फायदा नहीं है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि फरमाइशी प्रोग्राम खत्म होना चाहिए। इस बार बल्दियाती इंतखाबात लाजमी कराए जाएं। फरार के सारे रास्ते बंद करने चाहिए। सिंध हुकूमत को और MKM वगैरह को भी
साजिशी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, साजिशें नहीं करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन और सिंध हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात के बाद बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में आने वाली तमाम रुकावटें दूर होती नजर आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट की हदायत के मुताबिक 15 जनवरी 2023 को बल्दियाती इलेक्शन कराने का ऐलान किया है। कैमरामैन मसरूर खान के साथ लियाकत अली राना, दुनिया न्यूज़, कराची। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का सिंध बैंक के सदर को खास सिंध के बल्दियाती इदारों में जाली भर्तियों को कानूनी जवाब देने के लिए बैंक अकाउंट्स खुलवाए गए। सखर, लाड़काना, हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इदारों के फंड से जाली भर्ती अफराद को तनख्वाहें अदा की गईं। बल्दियाती काउंसिल्स में जाली भर्ती अफराद की सहूलतकारी बैंक ब्रांचेस के अमले के जरिए की गई है। ये मामला क्या है सारा, ये जाने के अपने नुमाइंदे मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद है। अरशद, देगा ये क्या अहम इंकशाफात सामने, ये सारा मामला क्या है? जी बिल्कुल, देखें ये करप्शन का एक नया चैप्टर जो है वो डिस्क्लोज हुआ है सिंध में। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की जानिब से बाकायदा एक ख़त लिखा गया है सिंध बैंक के सदर को, और उसमें जो लोकल गवर्नमेंट बोर्ड है उसकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो सिंध के बल्दियाती इदारे हैं उसमें मुबैना तौर पर जाली भर्तियाँ हुई हैं। इसी हवाले से ये उनका ये कहना है कि तमाम तर जो ये जाली भर्तियाँ हुई हैं, जो ये उन जाली भर्तियों को कानूनी जवाब देने के लिए बैंक में अकाउंट्स खोले गए हैं। तो ये तमाम तर तफसीलात जो हैं सिंध लोकल बोर्ड की जानिब से सिंध बैंक से मांगी गई हैं कि जनवरी 2020 से लेके अक्टूबर 2022 तक तमाम तर अफराद का जो है डाटा प्रोवाइड किया जाए कि किन किन लोगों के जो है वो बैंक अकाउंट्स जो हैं वो खोले गए, और उसके ऊपर उनको किन किन लोगों को तनख्वाहें जो हैं वो दी जाती रहीं। इसी तरीके से बताया ये जा रहा है कि हुकूमत सिंध को करोड़ों रुपए का जो है इस एमा के ऊपर जो है इस पे जो है उनको सिंध हुकूमत को जो है वो नुकसान हो रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि सखर, लाड़काना, मीरपुर खास, हैदराबाद डिवीज़न में बल्दियाती इदारों के फंड से जो है जाली भर्ती जो अफराद थे उनको तनख्वाहें जो थी वो अदा की जा रही थी, जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमेटीज़, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में भी जो है वो जाली भर्तियों के हवाले से जो है वो शिकायत मौसूल हुई हैं। तमाम तर जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उनको भी इस हवाले से पाबंद किया गया है कि तमाम तर अफराद जिनकी भर्तियाँ की गई हैं उनका तमाम तर डाटा जो है वो लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को जो है वो पहुँचाया जाए, उनको फराहम किया जाए, ताकि इन तमाम तर लोगों को स्क्रूटनाइज किया जा सके कि आया इन जाली भर्तियों के पीछे कौन लोग मुलव्विस हैं और किन किन अफराद को जाली तौर पर भर्ती किया गया, और इनको फंड्स में से जिन फंड से जो है वो सड़कें बननी थी, जिन फंड से दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होना था, वो तमाम तर पैसा तनख्वाहों की मद में इन तमाम तर अफराद को जो है वो इस तरह ये करप्शन के एक और बड़ा स्कैंडल सामने आया है। अरशद, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। मॉडल कस्टम्स कलेक्टर एयरपोर्ट कराची की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ रुपए मालियत की इलेक्ट्रॉनिक अशिया की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाती। तर्जुमान कस्टम्स के मुताबिक गैर मुल्की परवाज पर शारजा से कराची आने वाली 2 मुसाफिर मोइस अली और काशिफ भट्ट के सूटकेस से बड़ी तादाद में मोबाइल फोन्स, स्मार्ट वॉचेस और मोबाइल टैबलेट बरामद हुए। तर्जुमान के मुताबिक बरामद शुदा अशिया की मालियत 1 करोड़ रुपए है, जबकि कस्टम ड्यूटी 52 लाख रुपए है। दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कस्टम्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और अब आपको बताएं कि सिंध हुकूमत का तालीमी बोर्ड्स को बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब करने के लिए 1 माह का अल्टीमेटम। मुलाजमिन की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब करवाएं। इस्माइल राहू की जानिब से कहा गया 1 माह में बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब करके रिपोर्ट अरसाल की जाए, और सिंध हुकूमत का सूबे के तमाम तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन को ख़त भी तहरीर किया गया है। सिंध हुकूमत का तालीमी बोर्ड्स को बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब करने के लिए 1 माह का अल्टीमेटम दे दिया गया है, और मुलाजमिन की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब करवाया जाए और 1 माह में बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब करके रिपोर्ट अरसाल की जाए। सिंध हुकूमत का सूबे के तमाम तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन को ये ख़त तहरीर किया गया है, ख़त लिखा गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से अहम फैसला किया गया है, तालीमी बोर्ड्स को बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब करने के लिए 1 माह का अल्टीमेटम दिया गया है। एहसन चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। ऐसा बताइए कि अहम फैसला है और इसे अच्छी खासी तब्दीली भी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए आपने दुरुस्त फरमाया, सिंध हुकूमत की जानिब से जो है 1 माह का जो है वो वक्त दे दिया गया है तमाम तालीमी बोर्ड्स को सिंध भर के, जिसमें कराची, हैदराबाद, नवाबशाह और सखर और लाड़काना तालीमी बोर्ड है, जिनको बाकायदा तौर पर जो हिदायतनामा भी जारी कर दिया गया है। जो वज़ीर जामियात हैं बोर्ड ने इस्माइल राहू,
ان کی جانب سے ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے کہ بایومیٹرک نصب کی جائیں، کیونکہ ان کے پاس بہت ساری شکایتیں جمع ہو رہی تھی، شکایتوں کے انبار لگ گئے تھے کہ جو افسران ہیں وہ وقت پر جو ہے وہ نہیں آتے بورڈ، اور جو وزٹرز ہیں، جو بچے اپنے فارم جمع کرانے آتے ہیں امتحانات کے لیے، وہ سیکشن جو ہے امتحانات کا وہ بند پڑا رہتا ہے، اگر کھلتا بھی ہے تو 1 گھنٹے کے لیے کھلتا ہے۔ تو انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ان کے اوقات کار ہیں اس پہ بھی جو ہے وہ سختی سے پابندی لگا دی ہے کہ 9 اور 5 کے درمیان جو ہے تمام تر ملازمین دفتر کے اندر ہی رہیں گے، وہ کہیں دفتر کے جو ہے حدود سے باہر نہیں جا سکتے ہیں، اور اس درمیان جو ہے انہوں نے تمام وزٹر کو جو ہے وہ فیسلیٹیٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو وزیر جامعات اینڈ بورڈ ہیں اسماعیل لاؤ، انہوں نے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اس میں صرف جو چھوٹے ملازمین کلرک پیون اس میں شمار نہیں ہوتے، بلکہ سیکشن افسران، چیئرمین اور جو کنٹرولر بورڈ ہیں وہ بھی اس اپنی ٹائم کی پابندی کا جو ہے وہ خیال رکھیں گے کہ 9 سے 5 کے درمیان جو ہے وہ بورڈ کے اندر ہی رہیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔